अभी लास्ट टाइम हमने फ्री फॉल तक देखा था, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या था, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने फ्री फॉल में अलग अलग पॉइंट पर टोटल एनर्जी फाइंड किया था। तो सभी समय टोटल एनर्जी क्या आई थी, कांस्टेंट आई थी, मतलब सेम आई थी, ठीक है। तो पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन है। तो जो पार्टिकल है वो रेस्ट पोजीशन में था, तो v की वैल्यू 0 थी, तो काइनेटिक एनर्जी थी 0 और पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। तो टोटल एनर्जी आई थी हमारी mgh, ठीक है। फिर कहीं बीच में एक पॉइंट था b, तो पॉइंट b पर काइनेटिक एनर्जी हमारी आई थी mgh माइनस x, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी आई थी हमारी mgx। तो ये कैंसिल होके फिर से टोटल एनर्जी बच रही थी हमारी mgh, ठीक है। टोटल एनर्जी हमारी बच रही थी mgh। फिर पॉइंट सी पर, एट पॉइंट सी मतलब लास्ट वाली जगह पर, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी थी mgh और पोटेंशियल एनर्जी थी 0। इसका मतलब टोटल एनर्जी कैसी थी, mgh। तो ये तीनों सिचुएशन में जो टोटल एनर्जी आई थी वो आई थी हमारी कांस्टेंट mgh। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला था कि जो टोटल एनर्जी रहती है किसी भी पोजीशन में वो कांस्टेंट रहती है। फिर हमने इसके बाद देखा था मतलब ये जो फ्री फॉल था ये एप्लीकेशन ऑफ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ क्या था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर डिस्ट्रॉयड एंड नॉर जनरेटेड, ठीक है। ना तो हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पूरी तरह से और ना हम कोई नई एनर्जी जनरेट करते हैं, सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हमें समझ में आ रही है, कभी वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, कभी थोड़ी पोटेंशियल थोड़ी काइनेटिक है, कभी टोटल काइनेटिक एनर्जी है। इस तरह से ये एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, पर टोटल एनर्जी कैसे है, कांस्टेंट, ठीक है। ये लास्ट टाइम तक के हमने देखा था। अब इसके बाद है पावर, ठीक है। तो अगला टॉपिक है पावर। ये सब चीजें रिलेटेड है एक दूसरे से, फोर्स, वर्क डन, एनर्जी, पावर। जब हम बोलचाल की भाषा में यदि हम इसको यूज करते हैं तो एनर्जी को ही बोलते हैं, तुझ में कितना पावर है देख लूंगी मैं, है ना, लड़ाई करते जब। फिर या कि तू ये काम कर सकती है क्या, मैं ये कर सकती हूँ क्या। तो कभी कभी हम ये एनर्जी की जगह इसमें पावर भी यूज कर लेते बोलते बोलते, है ना। देखती हूँ मैं तेरे में कितना पावर है ना, ऐसे बोलते हो, लड़ते हो तो करते हो, ऐसे बात करते हो ना ऐसे। तो वो ही सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। बट जब हम साइंस में पढ़ते हैं तो इन सब चीजों की अलग अलग डेफिनेशन, वो ही एनर्जी यूज हो रही है वर्क करने में, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जितना हम वर्क कर सकते हैं वो हमारी एनर्जी है, ठीक है। तो वर्क डन को हमने थोड़े अलग तरीके से डिफाइन किया, फिर एनर्जी को हमने अलग तरीके से डिफाइन किया। और जब हम सोचे तो ऐसा लगता है पावर भी तो ऐसे ही कुछ है, एनर्जी जैसी पावर है, फिर पावर को अलग कैसे डिफाइन करेंगे। तो पावर भी एनर्जी या वर्क से ही डिफाइन होंगी, लेकिन उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो पावर होती है किसी की या किसी बॉडी की, वो हम कैसे चेक करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कितना काम कर सकता है,
ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब उसके डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे टाइम और ऊपर लिखेंगे वर्क। अच्छा, हमने डिनोमिनेटर में क्यों लिखा? अब देखो, हम दो एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा है जो कि 10 मिनट में 20 किलोमीटर साइकिल चला सकता है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, 10 मिनट में। और कोई दूसरा बंदा है वो 10 मिनट में सिर्फ 10 किलोमीटर ही साइकिल चला पा रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे? वो 10 मिनट में 20 किलोमीटर चल लिया और ये 10 मिनट में सिर्फ 10 किलोमीटर ही चला, तो जनरल तुम क्या बोलोगे? कि उसकी पावर ज्यादा थी, कि सेम टाइम में उसने ज्यादा साइकिल चलाया। साइकिल चलाना मतलब भी काम करना हुआ। चलो ठीक है, आप इसको काम नहीं बोलोगे तो हम कोई काम की बात करते हैं, लेबर वर्क की बात करते हैं। एक लेबर, ठीक है, 10 वो टॉप में 10 टॉप मतलब क्या बोलते हैं उसको, टोकरी, है ना। वो टोकरी 10 टोकरी 10 मिनट में वो मिट्टी यहां से वहां डालता है सेम डिस्टेंस पर। कोई एक लेबर, ठीक है, 10 मिनट में 10 टोकरी डालता है, मिट्टी उठाकर डाल रहा है। और कोई दूसरा बंदा वो ही टोकरी से 10 मिनट में 20 टोकरी डाल रहा है। तो ये तो काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मतलब वर्क डन भी हो रहा है, ठीक है। और उठाकर टोकरी से कुछ सामान डाल रहा है या मिट्टी डाल रहा है, ठीक है। तो एक ने 10 मिनट में 10 ही टोकरी डाला और एक ने 10 मिनट में 20 टोकरी डाला, तो तुम क्या बोलोगे? कि जिसने 20 टोकरी डाला उसके पास ज्यादा एनर्जी थी, उसने ज्यादा काम किया। काम तो दिख ही रहा है, ज्यादा किया। लेकिन हमने कैसे मेजर किया? हमने टाइम के साथ मेजर किया, तब कंपेयर कर पाए। मतलब जिसने कम टाइम में ज्यादा काम किया उसको हमने बोला उसके पास ज्यादा पावर है, उसके पास ज्यादा एनर्जी है। जिसने वो ही टाइम में कम काम किया, ठीक है, वो ही टाइम में कम काम किया, उसको हमने बोला कम पावर है। तो हमने क्या बोला? यदि ज्यादा वर्क है, यदि वर्क ज्यादा है, ठीक है, वर्क मोर देन पावर मोर, ठीक है, और टाइम लेस देन पावर मोर। तो अब ये दोनों में रिलेशन कैसा दिख रहा है? वर्क के साथ मोर मोर का रिलेशन है और टाइम के साथ लेस मोर और मोर लेस का रिलेशन है। तो हम क्या बोलेंगे? पावर का रिलेशन वर्क के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पावर का टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि देखो, मोर पावर मोर वर्क मोर पावर, और लेस टाइम मोर पावर, या मोर टाइम लेस पावर। ज्यादा टाइम लेगा तो हम बोलेंगे कम पावर है, और यदि कम टाइम लेगा तो बोलेंगे ज्यादा पावर है। तो जब डिक्रीज और इंक्रीज का रिलेशन होता है तो वो होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, या रेसिप्रोकल भी बोलते हैं इस शब्द को, ठीक है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज ऐसा रहता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी यदि हम सोचे तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाता है? वर्क ऊपर रहेगा, वर्क अपॉन टाइम। आई बात समझ में? तो पावर का रिलेशन कैसा है? वर्क वर्क करना है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। यहां से देखो, यदि टाइम हमने कम लिया, वर्क ज्यादा रहा, तो जब हम कम टाइम को ज्यादा वर्क से डिवाइड करेंगे तो पावर ज्यादा आएगी। वो ही वर्क को ये टाइम ज्यादा लगाता है और डिवाइड करेंगे तो फिर पावर कम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ वर्क किया उसने जो 20 है, ठीक है, 20 वो टोकना इधर से उधर मिट्टी डाल रहा है या जो भी, और टाइम ले रहा है ये 10 मिनट। तो यहाँ पावर हो गई 2। यूनिट में बाद में बताती हूँ। यूनिट वैसे आप यहाँ से ले सकते हो, वर्क की क्या है? जूल, और टाइम की क्या है? सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो उस समय पावर 2 जूल पर सेकेंड हुई। दूसरा बंदा था जिसने 10 टोकरी ही फेंका,
मतलब वर्क कम किया, टाइम भले ही वही था, तो कितना आया 10/10 1, तो कितना आया 1 जूल/सेकेंड। तो तुम देख रहे हो ना, जिसने वर्क ज्यादा किया उसी टाइम में उसका पावर कितना आ गया, ये मतलब ज्यादा, और उसने काम कम किया वही टाइम में तो उसका पावर कैसा आ गया, कम। आई बात समझ में? तो इस तरह से पावर में वर्क और टाइम का रिलेशन होता है। अब ये आपकी बुक में कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आप रीड करना और समझना, और ठीक है। इसके बाद में पावर के यूनिट वगैरह दिए हैं। अब यहाँ पर पावर को हम डिनोट करते हैं P से, वर्क को डिनोट करते हैं W से, और टाइम को डिनोट करते हैं T से। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा W/T। अब इसकी जो यूनिट है हमने इसको बोला 1 जूल/सेकेंड, 1 सेकेंड या 1 जूल/सेकेंड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है, पूरा एक यदि यूनिट बोले तो इसको बोलते हैं 1 वैट, 1 वैट, ठीक है। तो अब ये जो 1 वैट है, ये जब भी हम मार्केट में कोई मशीन वगैरह लेने जाते हैं ना, तो किलो वॉट ऐसा वर्ड सुना होगा, किलो वॉट, वॉट ऐसे बोलते है ना। बल्ब के लिए भी आता है वॉट, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो मशीन वगैरह आती है, जो पावर आती है, वो वेट में ही मेजरमेंट होती है। और एक्चुअली मार्केट में जो एक यूनिट जो पर्टिकुलर चलती है पावर के लिए, वो चलती है हॉर्स पावर, HP। ये बोलते भी सुना होगा कभी, यदि घर में कोई पेरेंट्स कोई चीज लाते हैं या कोई मशीन या कोई मोटर लाते हैं, या आप कोई होम अप्लायंसेस लेते हो, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कितने हॉर्स पावर की अंदर मशीन लगी हुई है, ठीक है। तो या इंजन वगैरह जो भी लगा हुआ है, तो HP करके उस पर लिखा हुआ रहता है 1.2 या समथिंग। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वैट, 746 वैट, ठीक है। और यदि 1 किलो वैट बोले, किलोग्राम जहां लग जाता है, किलो वर्ड ग्राम नहीं, 1 किलो जहां लग जाता है के, 1 किलो जहां लग जाता है वहां पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ये हो जाएगा 10⁻³ वेट, ठीक है। तो ये है यूनिट किसकी, पावर की, किस तरह से मेजर करते हैं। फिर और एक यूनिट दिया हुआ है 1 किलोवाट/आवर, ठीक है। 1 किलोवाट/आवर, उसको एक्सप्लेन किया है आपकी बुक में। वैसे वो कुछ नहीं है, आर की जगह यदि सेकेंड में रखना है तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 × 60 सेकेंड होता है। 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 1 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 आवर 60 सेकेंड में 1 आवर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट होगा, 60 × 60, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है 1 किलोवाट, 1 किलो, 1 किलो वेट, W, ठीक है, ये, और R को H से डिनोट करेंगे स्मॉल। तो ये हो जाएगा 1 किलो मतलब 10⁻³ ठीक है, वेट। और R को हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 × 60 सेकेंड, ठीक है। अब ये जो भी आंसर आएगा कितना आएगा, 36, और ये 2 जीरो और ये 3 जीरो, 1 2 3, इतना, ये क्या हो गया, वेट सेकेंड। तो 1 किलोवाट/सेकेंड आर इज इक्वल टू होता है इतना वेट सेकेंड। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। अब हमने देखा था कि अब देखो यहाँ पर ये वेट सेकेंड है, हमने क्या बोला था, पावर की
यूनिट क्या होती है वेट इज इक्वल टू क्या होता है जूल पर सेकेंड। अब मैं इस सेकेंड को यहाँ लेके जाऊँ तो क्या हो जाता है जूल। यहाँ पे वही चीज है वेट सेकेंड, तो यहाँ पर हम क्या लिख पाएंगे, ये 10 ये 50 है तो हम इसको 10⁵ ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया जूल। जूल कैसे आया, तो ये इस तरह से आया, ये समझना। ठीक है, क्योंकि वेट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड था, सेकेंड इधर हो गया तो डब्ल्यू एस हो गया इज इक्वल टू जे, तो यहाँ पे पुट किया ये जी। तो 1 किलो वेट आर इज इक्वल टू इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, कितनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है। समझ में आया, तो एनर्जी में कन्वर्ट किया उसे। अब ये देखो एक और यहाँ पे नॉलेज की बात दी है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ किलोवाट आवर। मतलब हमारे घर में जो एनर्जी यूज होती है, इलेक्ट्रिक पावर जो यूज होती है, वो इस यूनिट में यूज होती है। ठीक है, किलोवाट आवर, क्योंकि इसके बराबर क्या आ गई है एनर्जी, तो इतनी इस मेजरमेंट से हम अपनी जो यूनिट है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। 1 किलोवाट आवर, इस यूनिट से हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर आती है। डोमेस्टिक यूज में जो इलेक्ट्रिक हमें मिलती है वो इस यूनिट से मिलती है। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं अपना नहीं, हम बोलते हैं ना कि इतनी यूनिट कंज्यूम किया, उतना यूनिट कंज्यूम किया, तो मतलब इतनी जो जूल है इसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। कभी अपने यहाँ 80 यूनिट जलती है, कभी 100 यूनिट जलती है। आपने इलेक्ट्रिक बिल देखा होगा तो कभी आता है कि 435 यूनिट जल गई, है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग बिल आता है, तो 1 यूनिट का हमारे पास 4-5 रुपया या 10 रुपया ऐसा कुछ रेट रहता है। ठीक है, फिर वो जितनी यूनिट आती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं उतने को, फिर उतना पैसा हमें देना पड़ता है, बिल भरना पड़ता है, फिर और भी उनके कोई चार्जेस रहते हैं, पर उसके हिसाब से काउंट होता है। ठीक है, तो वो 1 यूनिट यदि आपको पूछते हैं कि घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका 1 यूनिट मतलब कितना होता है, तो आपको ये लिखना है 36 इंटू 10⁵ जूल, या लिख सकते हो 1 किलोवाट आवर। ठीक है, चलो, अरे वाह, ये तो चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें है सॉल्ड एग्जाम्पल, तो ये 2 सॉल्ड एग्जाम्पल देख लेते फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये चीज समझ में आई। ये बहुत नॉलेज की बात है, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना एनर्जी होता है जो हमारे घर में आ रही है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। एग्जाम्पल 1, स्वरली नाम है, स्वरली टेक्स 20 सेकेंड टू कैरी अ बैग weighing 20 किलोग्राम टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। एक स्वरली नाम की लड़की बोलो वो है, उनने 20 सेकेंड कैरी किया एक बैग जिसका कि वेट कितना था 20 kg और हाइट थी 5 मीटर। हाउ मच पावर हैज शी यूज, उसने उसको उस बैग को पकड़ने के लिए कितनी पावर यूज की। तो क्या बोल रहा है, पहले तो हम लिख लेते हैं डेटा कि गिवन क्या सोल्यूशन, पहले लिखोगे सोल्यूशन। ठीक है, फिर गिवन डेटा क्या है, तो क्या लिया है सबसे पहले उसने 20 सेकेंड मतलब टाइम 20 सेकेंड, फिर एक बैग है जिसका कि वेट है m इज इक्वल टू 20 kg। ठीक है, फिर हाइट है 5 मीटर,
h इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, एक्चुअली पावर फाइंड करना है, क्योंकि वो बोल रहा है कि कितना पावर उसने अपना यूज किया। तो पहले पावर के हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए, वर्क, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम है। फिर वर्क है तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए फोर्स, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट हाइट से है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट h हो गया। ठीक है, तो अब हम ये निकालते हैं, पहले निकालते हैं फोर्स। ठीक है, क्या निकालना है अपने को, वैसे क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है पावर, पर पावर के लिए हमको चाहिए वर्क, वर्क और टाइम। टाइम दिया हुआ है पर वर्क निकालना है, वर्क के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास फोर्स भी नहीं है तो स्टार्ट कहां से करेंगे, फोर्स से। तो पहले अब हम क्या निकालेंगे, फोर्स। फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी, क्योंकि नीचे गिर रही है तो a ना लेते हुए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, किलोग्राम में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर g की वैल्यू 9.8 रखना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट में होती है 9.8 और सीजीएस यूनिट में होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है जी की वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमको यही रखना पड़ेगा, तो 20 इंटू 9.8 इज इक्वल टू ये एफ आ जाएगा। तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 119 और ये जीरो भी एक लगेगा, पॉइंट एक के बाद लगेगा। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 196 न्यूटन। ठीक है, अब फोर्स आ गया है तो हमको निकालना है वर्क डन। तो वर्क कितना आ जाएगा, वर्क डन कितना आ जाएगा, उसने वर्क कितना किया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब 196 इंटू एच। ठीक है, यहाँ पर एच भी लिख सकते हो, तो एच कितना है 5, 5 6 30, कैरी 3, 5 9 45, 3 48, 4 5 1 5 और ये 9 980। तो ये क्या आ गया 980 जूल। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 980 जूल, क्योंकि वर्क डन है तो उसकी यूनिट होगी ये। ठीक है, इसके बाद में अब हमको देखो वापस जाना है कहाँ, पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू, तो वर्क कितना आया हमारा 980 जूल और टाइम हमारा है 20 सेकेंड। ठीक है, ये 0 से 0 और ये 249, तो 49 जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड मतलब क्या है, वेट। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, पावर इज इक्वल टू 49 वेट। आया, क्या हुआ, मैम इधर कुछ अलग दिया हुआ है। ये गलत आया क्या हमारा, 5 6 980 जूल। ठीक है, फिर पावर इज इक्वल, टाइम कितना है, मैम 40 सेकेंड। 20 सेकेंड ही दिया हुआ है प्रॉब्लम में। आंसर रॉन्ग हो गया फिर, क्योंकि हमारा सही है, क्योंकि टाइम तो अपने को 20 सेकेंड ही दिया ना। ठीक है, और इसने पुट यहाँ पे किया है 40 सेकेंड। 40 सेकेंड कैसे पुट करेगा, ऊपर भी लिखा है t इज इक्वल टू 40 सेकेंड, जबकि प्रॉब्लम में तो 20 सेकेंड दिया है। समझ में आया। आप वो जो एग्जाम्पल है आपकी जो बुक है उसमें क्या लिखा हुआ है, स्वरली टेक्स 20 सेकेंड लिखा है कि 40 सेकेंड लिखा है, मैम 20 20 लिखा है, और नीचे t की वैल्यू 40 सेकेंड लिखा है नीचे। यस मैम। हाँ, तो वो 40 कैसे आएगा, t इज इक्वल टू 20 ही आएगा। ठीक है, जब प्रॉब्लम में 20 है तो हमको 20 पुट करना पड़ेगा ना।
समझ में आया? 40 नहीं होगा, कुछ भी डबल भी नहीं होगा, यहाँ पर बैग कैरी कर रही है बस, उसमें कोई लॉजिक है ही नहीं। तो t की वैल्यू हम 20 ही पुट करेंगे और 20 पुट करने से हमारा आ रहा है 49 वेट। यही आंसर रहेगा बेटा। हाँ, ये रॉन्ग है, यहाँ पे 40 पुट नहीं करना है, 20 पुट करना है। ठीक है मैम आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? यस मैम। अच्छा, आप बाकी लोगों को आ रहा है ना बेटा, तो आप अपना फोन चेक करो। हाँ मैम आ रहा है। हाँ, तो किसी एक हाथ का प्रॉब्लम होता है ना, तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है या आपके फोन का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, यस। अच्छा, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया? अभी आंसर यही आएगा 49 वेट। हाँ, अब एग्जांपल 2 ले रही हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले लो। नहीं तो आप फिर से यदि बुक से उतारोगे तो तुम 40 सेकेंड ही उतार लोगे। हाँ मैम स्क्रीनशॉट ही लिया। हाँ ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। और 25 वेट, W लिखा हुआ है मतलब वेट, ठीक है, मतलब पावर। तो क्या दिया हुआ है? पावर 25 वेट। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर 10 आवर्स एवरी डे। ठीक है, इतनी पावर कंज्यूम्ड हो रही है कितनी देर में? 10 आवर्स में। और वो 10 आवर्स मतलब कितना? एक दिन में 10 आवर्स। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? 10 आवर्स इन 1 डे, इतना कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो 1 डे के लिए जो टाइम हो गया, 1 डे के लिए जो टाइम हो गया वो हो गया 10 आवर्स। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम ईच डे? अब हमें निकालना है पावर। तो एक दिन में वो जो भी है, जहां बल्ब उतना चल रहा है, कितना? 25 वेट का, मतलब पावर इतनी है बल्ब की, और 10 घंटे वो बल्ब जल रहा है, तो कितना डेली का कंज्यूम हो रहा है, उसका एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है डेली की। तो हमें वो ही निकालना है। पहले हम पावर निकालेंगे, ठीक है, फिर एनर्जी कंज्यूम्ड निकालेंगे। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होती है? पहले तो हमको ये देखना है कि एनर्जी क्या होती है। पावर दिया है, टाइम दिया है। देखो, पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन, और वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं? एनर्जी अपॉन टाइम। मतलब हम बोल सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया? पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब टाइम इसने किस में दिया हुआ है? टाइम किस में दिया हुआ है? आर में। और वैसे जो हमारे घर में कंज्यूम होती है इलेक्ट्रिक पावर, हम यूनिट के हिसाब से बोल रहे हैं, और यहाँ पे यूनिट ही पूछा है क्या? नहीं, वैसे यूनिट नहीं पूछा है, तो हम किसी भी फॉर्म में बता सकते हैं कितना एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है, तो अब पहले हम क्या निकाल रहे हैं? किलोवाट में वो पावर को कन्वर्ट कर रहे हैं। किसको? ये जो पावर दी हुई है वॉट की, उसको किलो में कन्वर्ट करेंगे। किलो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा किलोवेट। ठीक है, तो ये हो गया किलोवेट, क्योंकि ये आर में दिया हुआ है। तो हमारी जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितनी होगी? 25 इंटू 10⁻³ किलोवेट इंटू टाइम कितना आ जाएगा? 10 आवर 1 डे में।
समझ में आया? तो इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 5 10 पर 1 की पावर +1 -3 -2 10⁻⁻2 किलो वेट। ये कैपिटल ही होता है वहाँ, कभी कैपिटल स्मॉल में लेटर ऐसे बन जाते हैं, पर ये कैपिटल होता है वेट। फिर और के स्मॉल होता है। तो अब देखो, नहीं के भी कैपिटल होगा और डब्ल्यू भी कैपिटल होगा क्योंकि के किलो का है। ठीक है, तो ये कितना हो गया किलो में आर, ये वाला आर है ना, तो ये हो गया आर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.25, ये 2 के पहले लगेगा, -2 मतलब 2 के पहले पॉइंट लगेगा, तो 0.25 किलो वेट आर। इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है एक दिन में। ठीक है, आया ना आंसर 0.25। तो सबसे पहले हमने पावर को क्या किया, या तो हम एक काम कर सकते थे कि आर को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते थे, तो वेट सेकंड में आंसर आता था। ठीक है, अब हमने क्या किया, वेट को ही किलो वेट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आर में है तो किलो वेट आर का भी कॉम्बिनेशन है पावर के लिए, तो हमने वेट को किलो वेट में कन्वर्ट कर दिया। किलो वेट में कन्वर्ट करने के लिए हमको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई किया, बस पावर दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, तो एनर्जी या वर्क डन इज इक्वल टू कितना आता है, पावर इंटू टाइम। फॉर्मूले से ही हम फाइंड कर सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ये। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया, इजीली समझ सकते हैं, टाइम कितना दिया हुआ था 10 आवर, 10 पर 1 की पावर, 10 मतलब 10 पर 1 की पावर, और ये +1 है, 1 मतलब +1, और ये 10 पर -3 है, सेम बेस है, तो इनके इंडेक्स भी ऐड हो जाते हैं, तो -3 + 1 मतलब कितना बचेगा -2। तो 25 इंटू 10⁻² मतलब कितना हो जाएगा, 2 डिजिट के पहले 0 लगेगा, या तो इसी फॉर्म में भी रहने दो चलेगा, और नहीं तो फिर आंसर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको जो इंडेक्स वाला प्रॉब्लम, इंडेक्स वाली चीजें हैं वो आपने पहले पढ़ चुके हो, इंडाइसेस पढ़ चुके हो ना? यस। हाँ, तो ये समझ में आ ही जाता होगा, 10 की पावर समझ में आ रही ना यहाँ पे? हाँ मैम, हाँ, ऐसे एग्जाम्पल आप कर चुके होंगे, है ना? ओके, तो अभी ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए? चलो, तो एक्सरसाइज पे आगे बढ़े। चलो ठीक है, एक्सरसाइज। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट डिटेल्ड आंसर। है ना, क्या क्वेश्चन है पहला, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये मुझे बताने की जरूरत है कि कर लोगे? बता दी पहला तो डेफिनेशन आ जाएगी दोनों की। मैम, बता दीजिए। हाँ, तो बता रही हूँ ना, आपने डेफिनेशन बता दिया था मैंने पढ़ाते समय, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। हाँ मैम, बता दिए थे। हाँ, तो वो डेफिनेशन लिख लोगे पहला पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में एग्जांपल लिख लोगे। जहाँ काइनेटिक एनर्जी दी हुई है वहाँ एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, हम लिख लेंगे। हाँ, क्योंकि इसके ज्यादा पॉइंट नहीं बनेंगे, तो पहला डेफिनेशन, दूसरा एग्जांपल, बस 2 पॉइंट लिख लेना। ठीक है,
सेकेंड है डिराइव द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलो ये मैं लिख देती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी, पहला वाला प्रॉब्लम, काइनेटिक एनर्जी ये और पोटेंशियल एनर्जी ये, तो पहला पॉइंट आ जाएगा डेफिनेशन और सेकेंड में आ जाएगा एग्जाम्पल। इतना ध्यान रखो, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि ये भी नहीं बताया था मैंने, ठीक है। और सेकेंड वाले में डिराइव द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमने जो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देखे थे ना कि कैसे फाइंड करते हैं, पेज नंबर है 23, ठीक है। पेज नंबर 23 पे निकला हुआ है काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, वो डेरिवेशन लिखना है। और यदि आपने पहले लिख लिया होगा तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन लिख लेना, वापिस मत लिखना। आपने अपनी नोटबुक में पहले ये डेरिवेशन कर लिए हो? मोमेंट करने के। हाँ, करने के हो तो फिर एक क्वेश्चन लिख के डेरिवेशन करना, ठीक है। और जिन्होंने डेरिवेशन कर लिए होंगे उसके वो डेरिवेशन के ऊपर यदि जगह होगी तो क्वेश्चन लिख लेना, जगह नहीं होगी तो वो स्टिकी नोट्स आते हैं वो चिपकाकर उस पर ये क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। आपने रिकॉर्ड किए हो ना वीडियो? हाँ, कर रही हूँ। आपने क्या बोले, फिर से रिपीट कीजिए ना। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है बी वाला, डिराइव द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, तो ये हमारा पेज नंबर 23 पर है। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी था कि ये कर लेना अपनी नोटबुक में। यदि किसी ने ये नोटबुक में कर लिया होगा तो वो डेरिवेशन के ऊपर ही आप ये क्वेश्चन लिख लेना कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है। और जिसने डेरिवेशन अभी नहीं किया है तो फिर ये क्वेश्चन लिखना, उसके बाद डेरिवेशन लिखना, ठीक है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग object on reaching the ground is nothing but the transformation of its potential energy। क्या बोल रहा है इसमें, आपको क्या प्रूफ करना है कि जब कोई भी फ्री फॉल होता है ऑब्जेक्ट, तो जब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है पूरी तरीके से, तो एक्चुअली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑन रीचिंग द ग्राउंड। देखो हमने क्या देखा था, फ्री फॉल वाला टर्म, वो निकालो पेज नंबर 26, ठीक है। उसमें आप देखो जब ऊपर है, सबसे ऊपर है, जब टोटल एच हाइट पर है जहां से हम गिरा रहे हैं वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, वहां काइनेटिक एनर्जी 0 है पॉइंट ए पर, और पॉइंट सी पर पूरी एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। ये बात आपको समझ में आई? मैंने आज भी रिवाइज किया है ये चीज। आया क्या, क्लियर हुआ क्या? हाँ, तो ये बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि आप इसको प्रूफ करो, ठीक है, कि जो एनर्जी है जो कि पॉइंट सी पर ग्राउंड पर गिरने पर पूरी टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो और कुछ नहीं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्शन है। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्री फॉल का डेरिवेशन है ये पूरा करना पड़ेगा। तो इसी से समझ में आएगा कि पहले स्टार्टिंग में पूरी पोटेंशियल एनर्जी थी। आप अपना माइक तभी चालू करो जब मैं आंसर पूछती हूँ, बाकी समय बंद करो अपना माइक। जब मैं आंसर पूछूंगी तब माइक ऑन करना,
क्या बोल रहा है, वो जो पूरा डेरिवेशन लिखना आपको फ्री फॉल का, ठीक है। उसमें आप क्या बता रहे हो कि पॉइंट ए पर पहली पूरी एनर्जी पोटेंशियल थी, जब हमने पॉइंट बी पर निकाला तो वो थोड़ी सी पोटेंशियल रह गई और थोड़ी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। फिर आप जब सी पॉइंट पर निकालते हो तो क्या आ रहा है, उसमें सारी जो एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई और पोटेंशियल जीरो हो गई। तो यही प्रूफ है, ये जो पूरा डेरिवेशन है ना, ये ही प्रूफ है, ठीक है। तो ये प्रूफ मांग रहा है, मतलब आपको ये पूरा डेरिवेशन बताना है उसमें। आ रही है बात समझ में? हाँ मैम। और ये जो लास्ट में कंक्लूजन लिखा है, thus every object has potential energy when it is at a height above the ground and it keeps getting converted to kinetic energy as the object falls forward the ground. On reaching the ground मतलब point C, all the potential energy gets converted to kinetic energy, ठीक है। यहां तक आपको इसका आंसर लिखना है, समझ में आया? ये जो सेंटेंस लिखोगे 3 लाइन का, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। क्लियर? अब है फोर्थ वाला क्वेश्चन, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो ये आप देखो कैसे करोगे, कुछ नहीं दिया हुआ है, एंगल दिया है आपको, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बता, पूछ रहा है कि वर्क कितना होगा, तो वर्क कितना होता था, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 30। अब यदि आपको cos 30 की वैल्यू पता है तो लिखो, नहीं तो इतना लिखा तो भी चलेगा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ लिखोगे √3/2 पर वो नंबर है तो सामने आएगा इंटू एफ एस। एफ और एस तो पता नहीं है तो इसी के फॉर्म में आएगा वर्क डन। समझ में आया? तो बस इतना आपको सॉल्व करना है ये प्रॉब्लम। अब फिफ्थ वाला, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज जीरो मोमेंटम। मैम इसका स्क्रीनशॉट लेने दो। हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ मैम ले लिया। हाँ चलो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज जीरो मोमेंटम डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन योर आंसर। मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जीरो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, होगी तो क्यों होगी और नहीं होगी तो क्यों होगी, ठीक है। मोमेंटम मतलब क्या होता है, मोमेंटम इसको पी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम स्मॉल पी से। और मोमेंटम क्या होता है, एम वी इज इक्वल टू 0 किसी भी ऑब्जेक्ट का। और मैंने आपसे इसके पहले कहा है a इंटू बी यदि 0 है उसका मीनिंग होता है a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। दोनों 0 नहीं होंगे, 0 से 0 नहीं टकराते, दोनों में से एक 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर m 0 नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, m 0 नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, v 0 होगा, ठीक है। वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। m 0 नहीं है पर v 0 है तो 1/2 m इंटू 0 का स्क्वायर मतलब ये 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। वैसे मैं यहाँ आपको ये भी एक्सप्लेन कर सकती थी, 1/2 mv इंटू वी। mv 0 दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू पुट करो तो वैसे भी टर्म 0 हो जाती है, पर ये ज्यादा अच्छा है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर कि v इज इक्वल टू 0 फाइंड किया, मतलब वेलोसिटी 0 है
तो काइनेटिक एनर्जी कैसे हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यही एक्सप्लेनेशन हो गया, ये पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो दिया है यही एक्सप्लेनेशन हो गया कि काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी या काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और क्यों होगी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। हो गया, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, आया ये समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। यस मैम। अगला सिक्स्थ वाला, why is the work done on an object moving with uniform circular motion is zero? ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन, ये ले लिया स्क्रीनशॉट।